हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप देखते आ रहे हो, अभी हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। और जैसा कि कल के लेक्चर में आपने देखा था, हमने LCR परिपथ की बात करी थी। तो हम सर्किट पढ़ते जा रहे हैं जिनमें लास्ट टर्न पर मैंने आपको LCR परिपथ पढ़ाया था। कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध का एक श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन था, याद आया ना, जिसमें 3 कंडीशन में लेके चला था। एक बार बच्चों मैंने प्रेरणिक प्रतिघात को धारते प्रतिघात से बड़ा माना, तो आपने देखा कि वो कुछ RL परिपथ की भांति कार्य कर रहा था। फिर आपने एक बार धारते प्रतिघात को बड़ा मान लिया और एक बार लास्ट में आपने दोनों को बराबर माना, तो मैंने अनुनाद की बात की थी। क्लियर है? उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनना ध्यान से। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम में प्रॉमिस किया था कि मैं इन सभी मानों को एक सारणी में सूचीबद्ध करूंगा। तो पहले हम एक सारणी बनाएंगे, उसके बाद अनुनाद को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा ध्यान से बच्चों, सारणी में जो सबसे पहला कॉलम रहने वाला है, उसमें हम लिखेंगे जिस परिपथ की आप बात करोगे उसका नाम, परिपथ का नाम। ठीक है ना? परिपथ के नाम के बाद, जैसे कि परिपथ के नाम से मेरा मतलब है R पढ़ना है, L पढ़ना है, C पढ़ना है, RL, RC, RLC, जो भी हमें पढ़ना है। फिर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है बच्चों उसकी प्रतिबाधा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एक होता है कलांतर, यहां प्रतिबाधा का सूत्र आ जाएगा। उसके बाद जो अगला कॉलम में बनाने वाला हूं बच्चों, अगला कॉलम साहब हमारा होगा कलांतर का, फाई का। और आप चाहो तो विद्युत धारा का समीकरण भी अपन लिख सकते हैं साथ में, विद्युत धारा का समीकरण। वोल्टेज तो सबके लिए फिक्स हो ही गई, V = V0 sin ωt। बच्चों बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, बिल्कुल एकदम क्लियरली देखना चीजों को, है ना। अगर आपने अब तक के सारे वीडियो पढ़ रखे हैं और ये सारणी अगर आपको समझ में आ जाती है एक ही बार में, तो आप ये मानना कि आपका चैप्टर एकदम क्लियर है। फिर आप किसी भी क्वेश्चन पर नहीं अटकने वाले। कौन कौन से परिपथों की बात करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने कौन सा परिपथ पढ़ा था भाई साहब? R परिपथ। कहने का मतलब शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। इसमें ऐसा खास है भी नहीं, बहुत छोटा परिपथ है। दूसरा हमने पढ़ा था L परिपथ, या इसको हम शुद्ध प्रेरणिक परिपथ भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपने पढ़ा था C परिपथ, शुद्ध धारतीय परिपथ कह दे। ठीक है ना? ये तो तीनों मैंने अलग अलग करके पढ़े थे। तीनों में तरीका भी बच्चों अलग अलग था। इसमें तो आपने ओम का नियम लगा करके IR को V0 sin ωt के बराबर किया। L परिपथ में आप याद करो, आपने कुंडली का वोल्टेज लिया था L di/dt, उसको आपने V0 sin ωt के बराबर किया। वहां से आपने di निकाला और फिर समाकलन करके I निकाला। और तीसरे में C बराबर Q/B काम में लिया आपने, Q बराबर CB, तब आगे बढ़े अपन। फिर नंबर 4 RL परिपथ। अब इनमें फिर कॉम्बिनेशन अब एक जैसा स्टार्ट हो गया था भाई साहब। R में प्रतिरोध थी और कुंडली थी। फेजर आरेख बनाकर सॉल्व किया करता था मैं, याद है ना? RL। नंबर 5
आर सी परिपथ, ठीक है ना। और नंबर 6 में कौन सा परिपथ है, आर एल सी परिपथ। पर बच्चों आपको याद होगा आर एल सी परिपथ में 3 कंडीशन हुआ करती हैं। आर एल सी परिपथ में 3 कंडीशन हुआ करती हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या थी, कंडीशन नंबर 1 क्या थी, जब एक्स एल बड़ा हो जाए एक्स सी से, प्रेरणिक प्रतिघात किससे बड़ा हो जाए, धारतीय प्रतिघात से बड़ा हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी इसके अंदर, कंडीशन नंबर 2 क्या थी बच्चों, एक्स सी एक्स एल से बड़ा हो जाए। और तीसरी कंडीशन थी इसमें एक्स सी और एक्स एल बराबर हो जाए। यहां तक बात समझ में आई ना। ये लिस्ट हमें पूरी करनी है बच्चों, ये लिस्ट हमें ढंग से और क्लियरली समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, देखो इनमें सबसे, देखो इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, कुछ एक चीजें तो आपको है ना एक झटके में याद हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है वो है कंडीशन नंबर 1। सुनना, इस कंडीशन नंबर 1 को आप अच्छे से याद कर लो। इसी में एडजस्ट करके मैं हर एक कंडीशन का फॉर्मूला, कलांतर सब कुछ निकाल दूंगा। देखिएगा, जब एक्सएल बड़ा हो एक्स सी से, तो जेड का सूत्र क्या आया था बच्चों, अंडर रूट में, याद करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आर स्क्वायर, याद होगा आपको, है ना। याद करो, करंट की दिशा में बी आर हुआ करता था, एक्स एल बड़ा था एक्स सी से, तो बी एल बड़ा था बी सी से, रिजल्टेंट बी एल माइनस बी सी आया था। फिर बी एल माइनस बी सी और बी आर 90 पर थे, तो उनका रिजल्टेंट इस तरीके से आंसर आता है। और इसमें जो कलांतर होता है फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर होता है। करंट के समीकरण एक साथ देखेंगे सबके पहले ना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पहले इन 2 चीज को ढंग समझो, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। अब देखो, आप कोई सा निकाल लो। मैं बात करूं आर परिपथ की, देखिएगा, तो बच्चों आर में ना तो एल का रोल है ना सी का रोल है। जिसका रोल ना हो उसे 0 जमाते जाओ, इसको 0, इसको 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर, और आर का रूट कितना बार आएगा आर। और आप याद करो, जब आपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा था तो उसकी प्रतिबाधा कैपिटल आर आई थी। बात करूं अगर कलांतर की बच्चों, दोनों को 0 जमा के देखना, ये भी 0 ये भी 0, tan इनवर्स 0 और खुद tan इनवर्स 0 कितना आता है 0, ये भी खत्म हुआ। आर समझ में आ गया। और आर तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि जो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ है इसकी प्रतिबाधा होती है आर और कलांतर होता है 0। अच्छा, इसमें जमा के देखें भाई, एल में कौन कौन नहीं है इसमें जमाना, एल में आर नहीं है और सी नहीं है। जो जेड आर एल से आया है इसमें 3 टर्म है, आर एल सी। जब आर पढ़ा तो एल और सी को 0 जमाया। वैसे आपको याद है आंसर एक्सएल आएगा, फिर भी देखते जाओ ना। एल में आर और सी को 0 जमा के देखना, ये 0 और ये 0, एक्सएल माइनस 0 का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, मतलब बाहर क्या आएगा एक्सएल। कलांतर देखना, कलांतर में एक्स सी 0 होगा और आर 0 होगा। एक्सएल की बात कर रहे हो, इसको 0 और इसको 0 जमाओ, एक्सएल माइनस 0 एक्सएल बटे 0 अनंत, और tan इनवर्स अनंत होता है π/2। और आपको याद भी होगा बच्चों, याद भी होगा। अच्छा, कलांतर π/2, इसमें कलांतर 0 है, मतलब वोल्टेज करंट एक ही दिशा में रहे होंगे। इसमें कलांतर π/2 है, पर π/2 में कौन आगे कौन पीछे
याद रखिएगा, वोल्टेज आगे, करंट पीछे। इसकी देखना सी परिपथ की, सी की बात कर रहे हो बच्चों तो एक्सएल आर दोनों जीरो जमाने होंगे, ये जीरो ये जीरो, जीरो माइनस एक्स सी का स्क्वायर, कुल मिलाकर के आपको एक्स सी नजर आएगा। आराम से सॉल्व करके देखना। और विशेष इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कलांतर कितना आएगा, तो आप इसको जीरो और इसको जीरो जमाओगे ना तो tan इनवर्स में माइनस अनंत बनेगा अंदर। याद रखना इसका माइनस पाई/2 है। अब बता रहा हूं इस बात को, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, बहुत से अपन डायरेक्ट बोल देते हैं कि सी में कलांतर पाई/2 है, ये सही है, पर माइनस पाई/2 इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज पीछे है। आर में कलांतर जीरो मतलब वोल्टेज करंट की दिशा में, एल में कलांतर प्लस पाई/2 मतलब वोल्टेज आगे, और सी में माइनस पाई/2 मतलब वोल्टेज पाई/2 कौन पीछे होगा करंट से। ठीक है, बात करें आरएल की तो बच्चों आरएल में कौन नहीं है, सी वाली टर्म नहीं है, तो इस एक्स सी को जीरो जमाना है केवल। जब आप एक्स सी को जीरो जमाओगे तो क्या बचेगा, देखिएगा आर स्क्वायर तो अपने स्थान पर रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जीरो तो एक्सएल माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्सएल का स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। हालांकि आप एक्सएल को ओमेगा एल जमा दो या उसको फिर ओमेगा को आगे 2πf जमा दो, तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है ना, और बहुत इजी वे में, बड़े आसान तरीके से बच्चों आपको समझ आएगा अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो, है ना। बात करें इसके कौन की, आर एल में कौन नहीं है, सी नहीं है, इसे सी वाली टर्म को हटा दें तो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स XL अपॉन आर। क्लियर। आर सी की बात करें तो एल जीरो कर दो, तो यहां क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और आर सी है ना तो एल जीरो करते ही tan इनवर्स, याद तो अपने को ये रखना है, एक्स सी अपॉन आर, पर याद रखिएगा पीछे है, सी की चलेगी ना तो वोल्टेज इसमें पीछे है ना। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर एक्स सी बड़ा हो एक्सएल से आर एल सी में ही, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो। ज़्यादा कौन है, एक्स सी, तो एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। और बात करें अगर कलांतर की तो tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। क्लियर। और अगर दोनों बराबर हो जाएं बच्चों, याद करो कल अनुनाद की कंडीशन थी, अगर एक्स और एक्सएल बराबर हो जाए तो ये टर्म जीरो आएगी, आर स्क्वायर का रूट मतलब केवल आर रह जाएगा, और इनको बराबर जमाऊं तो tan इनवर्स जीरो का मतलब कितना आएगा, 0 डिग्री। और देखो आप मैच करके देखो, प्रतिबाधा आर कलांतर जीरो, प्रतिबाधा आर कलांतर जीरो, इसका मतलब इस कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में, जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाए ना, तो आरएलसी परिपथ, मैंने कहा था प्रतिरोध युक्त परिपथ की तरह व्यवहार करता है, और आप इस चीज को अब महसूस भी कर रहे होंगे। अच्छा, समझ में आया ना। करंट के समीकरण की बात कर लेते हैं, कलांतर को देख देख कर। कलांतर जीरो है तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो सबके लिए फिक्स है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जितने भी आपने आलेख पढ़े हैं, कोई सा भी सर्किट पढ़ा हो चाहे, वोल्टेज में हमेशा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही लेके चलाऊं। अच्छा, बात करें इसकी तो देखो आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। आप करंट की बात कर रहे हो एल सर्किट में, एल में वोल्टेज आगे होता है तो करंट पीछे होगा, और पीछे होगा तो आपको माइनस करना होगा। कितना पीछे, पाई/2 पीछे, तो पाई/2 हमने कम कर दिया। जरा सी को ध्यान से देखो, सी में वोल्टेज पीछे होता है तो करंट आगे होता है, इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। समझ में आ रहा है ना। बात करें आरएल की तो बच्चों आरएल में तो लक्षण एल जैसे होंगे, एल में पाई/2 पीछे है करंट, पर इसमें पाई/2 ना होकर पीछे तो होगी, पर कुछ कम कोण से होगी। कितने कोण से होगी वो यहां नजर आ रहा है आपको।
क्लियर। इसमें आर सी की बात कर रहे हो, लक्षण सी जैसे होंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कुछ आगे होगा फाई को। इसकी बात करें कौन ज्यादा है, एल, तो लक्षण एल जैसे, मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई में क्या होता है, एल में क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है तो करंट कुछ कम कोण पीछे होगा। सेम सी जैसे लक्षण होंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये तो आर की भांति काम कर रहा है, कलांतर 0 है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों। ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे सर्किट बहुत ध्यान से देखे होंगे, हल्का हल्का देखा होगा ना, तब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना ही रहेगा, मेरी गारंटी है। अगर आपने सब कुछ बहुत ध्यान से देखा है तो ये सारणी में आपको समस्या नहीं आएगी। आप चाहो तो इसी में एक्स एल बराबर ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हो, और एक्स सी को ओमेगा सी या 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हो। कलांतर ये प्लस पाई बाई 2 है, याद रखिएगा, एल में तो, सी में माइनस पाई बाई 2 है ना। तो अब आप इस लिस्ट को बहुत अच्छे से बनाए भाई एकदम। ये लिस्ट हर एक बच्चे की नोटबुक में होना जरूरी है। ठीक है, बनाओ आराम से, स्क्रीन पॉज कर लो, और स्क्रीन पॉज करके बड़े आराम से समझते भी रहें भाई साथ में। ऐसा ना हो कि एक एक अक्षर टीप टीप के बनाएं अपने हिसाब से, है ना। इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनमें से एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस लिस्ट के हिसाब से ही सॉल्व कर दूंगा मैं, बहुत ज़्यादा सर्किटों से संबंधित मैक्सिमम। तो एक आध सर्किट प्रूफ करवा सकता है तो प्रूफ करना आप जानते हो। पिछले कम से कम 5-6 दिन से मैं लगातार आपको सर्किट पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्टली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हटा दें इसको अब, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट आरएलसी अनुनादी परिपथ। आरएलसी अनुनादी परिपथ, रेजोनेंस, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इंपॉर्टेंट क्लिक कर लेना भाई, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं इसमें, 4-5 में बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर देखने वाला हूँ, बाकी बहुत ईजी है, ज़्यादा ईजी है। तो अनुनाद जैसे ही नाम रेजोनेंस आपके दिमाग में आता है, तो जैसा कि मैंने कल चर्चा की थी और अभी लास्ट वाली कंडीशन भी पढ़ी है कि अगर आरएलसी परिपथ में, अगर आरएलसी परिपथ में कौन कौन बच्चों, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाए। अगर आरएलसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात मतलब एक्सएल, समझ लें पहले एकदम ढंग से, और एक्ससी को बराबर कर दिया जाए। भाई बात तो आप जैसे देखो, अगर आप कहो साहब शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ क्या अनुनादी परिपथ है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, आर परिपथ अनुनादी नहीं है, क्योंकि उसमें एल और सी है ही नहीं है। अनुनादी तो आरएलसी होगा। अनुनादी परिपथ कौन सा होगा बच्चों? अनुनादी परिपथ आरएलसी परिपथ ही होगा इन ए स्पेशल कंडीशन, एक विशेष अवस्था में। और वो विशेष अवस्था कौन सी है? ये जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो, तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। एक बात तो हो गई इसकी परिभाषा की। 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर लायक, सबको क्लियर कराऊंगा, सबको ढंग से लिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझे आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि आरएलसी अनुनादी परिपथ को परिभाषित कीजिए, या केवल इतना कह दे कि अनुनादी परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो आपका जवाब क्या होगा
कि जब आरएलसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हों, समान हों, एक दूसरे के बराबर हों, तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। एक पॉइंट तो हमारा यह समाप्त होता है। दूसरा एक नाम आता है अनुनादी आवृत्ति। इसकी सुनना बहुत ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अनुनादी आवृत्ति। अब बच्चों आवृत्ति का प्रतीक आप देख रहे हो, इस चैप्टर में हम एफ मानते आ रहे हैं। तो अनुनादी आवृत्ति के दो प्रतीक हैं, या तो F0 स्टैंडर्ड चीज है इसलिए, और F0 नहीं लिखा मिलेगा तो आपको FR भी मिल सकता है, क्योंकि अनुनाद को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो उसका R लिखा हुआ मिल सकता है। अब साहब ये अनुनादी आवृत्ति क्या समस्या है? वह आवृत्ति जिस पर आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो, और अनुनाद की स्थिति का मतलब क्या है? ये वाली कंडीशन। तो वह आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति जिस पर कौन कौन प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो। वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात कैसे हों बच्चों? बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति। सूत्र कैसे निकालें? बहुत सरल है भाई। अनुनाद की स्थिति में XL और XC तो बराबर होंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया। जितने जानते हो सबके फॉर्मूले सेट करते जाओ। XL सर आपने ओमेगा L पढ़ाया, और XC आपने ओमेगा C देखा। किसी को कोई डाउट है कि यहां पर मैं अनुनाद की बात कर रहा हूं? अनुनादी परिपथ की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब आरएलसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। और अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात समान हो। कहने का मतलब आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो। सूत्र निकालने जा रहा हूं, तो XL और XC बराबर होंगे। XL का सूत्र क्या है बच्चों? ओमेगा L, बहुत बार बताया है। और XC 1 ओमेगा C। ध्यान से देखना बच्चों, इस ओमेगा भाई साहब को ऊपर लाओ। एक ओमेगा पहले से है और इसको और लेके आया तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा। L को नीचे लेके जाऊं तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जब आप बात कर रहे हो रेजोनेंस कंडीशन की, तो XL और XC बराबर हैं। XL कितना है? ओमेगा L। और XC कितना है बच्चों? 1 ओमेगा C। हमने ऊपर गुणा किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 LC। जैसे ही आपने वर्गमूल लिया अंडर रूट, तो यहां भाई साहब ओमेगा बच गया, और यहां एक का रूट तो एक ही आएगा, और LC कहां चल जाएगा? रूट में। सही है, आगे बढ़ाएं इस चीज को। देखिएगा, क्या ओमेगा को मैं 2πf लिखता हूं? आप ओमेगा की वैल्यू क्या मानते आए हो? 2πf। तो क्या इसको 2πfr लिख दें? अनुनाद की बात कर रहे हो ना, तो ये ओमेगा अनुनाद वाला ओमेगा है, और ओमेगा अनुनाद में जो आवृत्ति है F0 भी लिख सकता हूं, FR। मैंने FR को चुन लिया। इस वाले पक्ष में कोई बदलाव नहीं है, 1/√में LC। तो यहां से जो अनुनादी आवृत्ति आएगी FR। 2π को नीचे ले आओ, 1/2π√LC। जो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आया है वो कितना आया है? 1/2π√LC। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूं कि आपको आज बोर्ड पर ही पूरा लेक्चर याद हो जाए, क्योंकि इस लेक्चर में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा बच्चों, क्योंकि सारे सर्किट हमने एक साथ देखे हैं आज, और रेजोनेंस भी हम आज ही देख रहे हैं। अनुनाद में कब होता है? जब प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं तो आरएलसी परिपथ अनुनाद में कहलाता है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालने का तरीका आपने देख लिया, बराबर किया, और 1/2π√LC। 1/2π√LC। अब एक छोटी शेडिंग और बचती है, अनुनादी परिपथ की विशेषताएं।
सुनना, पहली विशेषता, 4-5 विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो इसकी परिभाषा ही है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अनुनादी परिपथ को परिभाषित कर विशेषताएं लिखो, तो आप परिभाषा में लिखोगे एक्स एल बराबर एक्स सी है, फिर इस पॉइंट को आप विशेषताओं में नहीं लिख सकते भाई। पर अगर परिभाषा ना पूछी जाए और केवल आपसे यह कहे कि अनुनादी परिपथ की विशेषताएं लिखिए, तो आप पहली विशेषता तो यही लिख के आ सकते हो कि अनुनादी परिपथ में कौन कौन बराबर है। बच्चों देखना, अनुनादी परिपथ में कौन कौन चीज बराबर है। अनुनादी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, एक्सएल का मतलब है प्रेरणिक प्रतिघात, किसके बराबर है, एक्स सी के बराबर है। और एक्स सी क्या चीज है, धारतीय प्रतिघात। तो अनुनादी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात कैसी होंगी, बराबर होंगी, पहली स्पेशलिटी। दूसरी बात बहुत ध्यान से देखना भाइयों, अभी जो मैंने ZRLC की अगर मैं बात करूं, ZRLC आपको समझ में आया। ZRLC मतलब RLC परिपथ की प्रतिबाधा या RLC परिपथ द्वारा डाली गई रुकावट। तो इसका सूत्र कुछ ना कहे, आपको कौन सा याद रखना है बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर कुछ ना कहा जाए और मैं प्रतिबाधा पूछ लूं RLC परिपथ की, तो मेन सूत्र मैंने कौन सा बता रखा है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब बच्चों इससे 2-3 बातें क्लियर होने वाली हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहली विशेषता उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी कि अनुनादी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है। सुनना, प्रतिबाधा के सूत्र में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप R की टर्म में है और दूसरा स्टेप X की टर्म में है। जो Z का फॉर्मूला है इसमें 2 स्टेप हैं बच्चों, प्रतिरोध की टर्म में और इसे बोल सकते हो प्रतिघात। संयुक्त रूप से 2 प्रतिघात हैं। देखो अलग अलग बात कर रहे हो आप, XL दिया जाए तो फिर उसका नाम प्रेरणिक प्रतिघात होगा, XC दिया जाए तो उसका नाम धारतीय प्रतिघात ही होगा। पर जब मैं कंबाइंड X की बात करवा लूं आपसे, मैं कहूं बच्चों आप इस स्टेप को एक साथ क्या बोल सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर प्रतिघात। भाई आप ये बताओ, इसमें XL भी शामिल है और इसमें XC भी शामिल है, तो स्पेशल नाम नहीं दे सकता ना, जनरल एक ही नाम से पुकारना पड़ेगा, प्रतिघात। अब सोचो जब आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो तो XL और XC बराबर है। जरा बराबर जमा के तो देख, इसको और इसको बराबर जमाया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, पूरा Z 0 होगा। ये ना कह रहा हूं भाई, ये प्रतिघात वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इस सूत्र में प्रतिघात कहां है, तो आप कहोगे सर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और मैं आपसे यह कहूं कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिघात कितना है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अनुनाद की अवस्था में प्रतिघात कितना है, तो आप दिमाग लगाओगे, अच्छा अनुनाद मतलब XL बराबर XC और प्रतिघात मतलब XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये बराबर और कर दिए जाएं तो क्या आंसर 0 आएगा, क्या आंसर 0 आएगा। दूसरी स्पेशलिटी यही है कि कुल प्रतिघात 0 होती है। पहली स्पेशलिटी प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है। पहली विशेषता प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है और दूसरी विशेषता कुल प्रतिघात मतलब x कितना आता है, 0। समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरी स्पेशलिटी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ZRLC कितना होगा इस कंडीशन में,
अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा कितनी आएगी? तो आप जब इनको बराबर, और मैंने अभी लास्ट कंडीशन देखा अभी तक, खैर बराबर 0 जमा देंगे इस पोर्शन को, तो आर स्क्वायर कितना निकल करके आएगा? आर। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, ये न्यूनतम मान है प्रतिबाधा का, ये प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है। आरएलसी परिपथ में इससे कम प्रतिबाधा हो ही नहीं सकती है। क्यों? आरएलसी का सूत्र क्या है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस समथिंग, इस चीज का स्क्वायर है, और इस पोर्शन का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। अरे वर्ग कभी नेगेटिव नहीं आता ना, ये आर स्क्वायर तो यही है, प्लस अगर ये बराबर ना हो, एक्सएल और एक्ससी बराबर ना हो, कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो, एक्सएल एक्ससी से बड़ा हो तब भी ये टर्म प्लस की आएगी, और एक्ससी भी अगर बड़ा हो तब भी स्क्वायर हो रहा है, ये टर्म किसकी आएगी? प्लस की। तो हमेशा आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, आर स्क्वायर में हमेशा, एक कंडीशन को छोड़कर, अनुनाद को छोड़कर, आर स्क्वायर में जब हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो मान हमेशा आर से बड़ा आएगा। तो न्यूनतम मान कितना पॉसिबल है? आर याद रखना बच्चों, अनुनाद की स्थिति में ही आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होती है? न्यूनतम, और वो न्यूनतम कितनी होती है? आर। कुछ कहानी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? सबसे पहला अनुनाद की परिभाषा कि जब प्रेरणिक प्रतिघात धारते प्रतिघात बराबर हो तो आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। फिर चर्चा करी अनुनादी आवृत्ति पर, सूत्र भी याद करना पड़ेगा। फिर विशेषताओं की बात कर रहा हूं। पहली विशेषता इसकी परिभाषा ही हो जाएगी, प्रेरणिक प्रतिघात और धारते प्रतिघात बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता कुल प्रतिघात 0 हो जाएगा, और तीसरी विशेषता प्रतिबाधा न्यूनतम, और वो कितनी होती है? आर। और चौथी बात और देखना बच्चों, धारा का सूत्र मैंने आपको क्या बता रखा है? बताना देख जरा भाई। मैं तो हमेशा ओम का नियम याद करता हूं। मैं कहता हूं बी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन जेड लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? सूत्र तो यही है ना, आई बराबर बी अपॉन जेड। और बच्चों अभी आपने कहा सर देखो जेड मिनिमम है, जेड जब मिनिमम होगा तो क्या आपको नहीं लग रहा कि करंट व्युत्क्रमानुपाती है जेड के? जब जेड न्यूनतम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, आई अधिकतम। ये ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं कि आरएलसी परिपथ में अधिकतम धारा कब बहती है, तो आपका जवाब होगा सर अनुनाद की स्थिति में। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट, इनमें से भाई कोई भी पॉइंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर बोर्ड पेपर में आपके सामने हाजिर हो सकता है। कई बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं समझने के लिए, तो पर बच्चों काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इन मजेदार बातों को आपको तो लिखना स्टार्ट कर दिया जाए, है ना? तो ऐसा करो, अपने पेन कॉपी निकालो सब, और साथ में समझते हैं और नोट भी करते हैं। ठीक है ना? निकालिए चलो। देखिएगा, हेडिंग लिखें आप, अनुनादी परिपथ, ऐसे लिख दो आप। कुछ भी हेडिंग डाल दो अनुनाद से संबंधित, कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अनुनादी परिपथ लिख लो हेडिंग, अनुनादी परिपथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा परिपथ अनुनादी हो सकता है? क्या कभी आर परिपथ अनुनादी हो सकता है? नहीं, ना एल होगा, ना सी होगा, ना आर एल होगा, ना आर सी होगा। सिर्फ एक परिपथ है जो अनुनादी हो सकता है, कौन सा? आर एल सी। क्या आर एल सी परिपथ हमेशा अनुनादी होगा? जवाब होगा ना, एक विशेष अवस्था में। तो फिर वो विशेष अवस्था कौन सी है बच्चों जिसमें आरएलसी परिपथ अनुनादी होगा? इंपॉर्टेंट है, रट लेना, एक्सएल बराबर एक्ससी। जब प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो जाएंगे, केवल तब ही आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा। नोट करें,
कि जब RLC परिपथ में कौन कौन प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर हों। समझना, जब RLC परिपथ में कौन कौन बराबर हों बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हों तो RLC परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। यह RLC परिपथ अनुनादी RLC परिपथ कहलाता है। ऐसे लिखिएगा, रुको एक सेकेंड। जब RLC परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात बराबर हो तो RLC परिपथ कॉमा लगाना अनुनादी परिपथ कहलाता है। अनुनादी परिपथ कहलाता है। नोट करिए, इस चीज को नोट करें आप। सबसे पहले डेफिनेशन कि रेजोनेंस होता क्या है, अनुनाद होता क्या है ना, नोट कर ले। जब RLC परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर हो तो RLC परिपथ अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। क्लियर है? तो इसमें आगे लिखें आप हेडिंग नेक्स्ट है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति प्रतीक क्या है? F0 या FR। अनुनादी आवृत्ति, तो अनुनादी आवृत्ति की डेफिनेशन लिखिए बच्चों आप। वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर हो, अर्थात RLC परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो। वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर हो, अर्थात RLC परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो। अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अब अगर इसका सूत्र प्रूफ करना चाहो बच्चों आप, तो पहले तो सूत्र सीधे याद रख लो। चलो, FR इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट के अंदर LC। अनुनादी आवृत्ति का जो सूत्र है वो डायरेक्ट याद कर लो, 1/2π अंडर रूट LC। क्या फॉर्मूला है? 1/2π अंडर रूट LC। और अगर इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हैं अपन। कैसे प्रूफ कर सकते हैं बच्चों? आपको याद होगा कि अनुनाद की स्थिति में क्या कंडीशन है अनुनाद की? अनुनाद की स्थिति में मैंने भी आपको बताया कि XL
और एक्स सी आपस में कैसे होंगे बराबर? प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात आपस में कैसे होंगे बराबर? तो इसकी वैल्यू जमा दो। एक्स एल है ओमेगा एल और एक्स सी है 1/, ओमेगा सी। ओमेगा को ऊपर ला करके ओमेगा स्क्वायर तो 1/, LC। जैसे ही वर्गमूल लिया जाए तो 1/√LC और इस आवृत्ति को मैं 2πfr जमा सकता हूं क्या? क्योंकि ओमेगा होता ही 2πf है, तो FR हो गया। अब यहां से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी वो है 1/2π√LC। तो दो बातें तो आपको भैया ये याद रखनी है ना। एक तो इसकी डेफिनेशन कि जब RLC परिपथ में दोनों चीज बराबर हों, प्रेरणिक प्रतिघात, कल से बढ़ा रहा हूं भैया, अब तक समझ में आ जाना चाहिए, और अगर एग्जाम में आए तो कभी गलत भी नहीं होना चाहिए ना। और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी निकालना सिखा दिया है। एक बार तो आप यहां तक नोट करें इसको जल्दी से। ये बात हो गई डेफिनेशन की और अनुनादी आवृत्ति के फॉर्मूले की। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इरेज कर दिया जाए इसको। देखिए, बात करें अनुनादी परिपथ की विशेषताओं की, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। तो विशेषताओं में अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी इसकी स्पेशलिटी बन सकती है, पर मैं बार बार कह रहा हूं इस स्पेशलिटी को केवल एग्जाम में तब लिख के आना है जब परिभाषा आपसे ना पूछी जाए। अगर परिभाषा और विशेषता दोनों चीज़ पूछ ली जाए तो जो चीज़ आप परिभाषा में लिख रहे हो बिल्कुल उस चीज़ को, ऐसा मैंने आपको बच्चों संभव पृष्ठ में भी पढ़ाया था, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो पहली विशेषता क्या है कि अनुनाद की अवस्था में कौन कौन बराबर होते हैं बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात ब्रैकेट में XL तथा धारतीय प्रतिघात XC। अनुनाद की अवस्था में बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं। मतलब दोनों का मान बराबर होता है, XL और XC, तभी तो रेजोनेंस आएगा, है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको इसका सूत्र बताया, यहां लिख रहा हूं, यहां समझेंगे कि ZRLC का जो सूत्र होता है वो सूत्र मैंने आपको क्या बताया बच्चों? R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही तो बताया भैया। अब सारी चीज मैं तो भैया देखो इसी से पढ़ाऊंगा। तो जो प्रतिबाधा का सूत्र है, Z का जो सूत्र है, उसमें दो स्टेप हैं, प्रतिरोध का और प्रतिघात का। प्रतिरोध का और प्रतिघात का। अब मैं प्रतिघात वाले को ध्यान से देखूं तो प्रतिघात वाला पोर्शन कितना है? XL माइनस XC का स्क्वायर। और आप बात कर रहे हो रेजोनेंस की, तो ये दोनों बराबर भी होते हैं, बराबर है, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0। मतलब प्रतिघात कितनी आएगी बच्चों? 0। ध्यान रखना। अनुनाद
की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में आरएलसी परिपथ की कुल प्रतिघात शून्य होती है, 0 होती है बच्चों। पहला पॉइंट था कि प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं। एक्सएल और एक्ससी दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं भाई साहब। दूसरी बात क्या है, अनुनाद की स्थिति में जो कुल प्रतिघात है, जो कुल एक्स है, वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होता है। तीसरी विशेषता इसी से देखो, ये वाला पोर्शन तो 0 हो ही गया, तो जो जेड निकल के आएगा वो कितना निकल करके आएगा, आर। और बच्चों आरएलसी परिपथ की न्यूनतम प्रतिबाधा होती है आर। इस बात को आप और समझ सकते हो क्योंकि इस पोर्शन का मिनिमम मान 0 हो सकता है, स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 है, 0 से कम संभव नहीं है। तो 0 जमा के देखो, आर स्क्वायर न्यूनतम मान प्राप्त होगा आपको। तो आप लिखोगे अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में आरएलसी परिपथ की प्रतिघात, अब मैं जेड की बात कर रहा हूं, अनुनाद की अवस्था में आरएलसी परिपथ की प्रतिघात न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। और न्यूनतम में भी कितनी होती है, कैपिटल आर। मतलब जो आरएलसी परिपथ की प्रतिघात है, इसका मान आर से कम संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि वर्ग का न्यूनतम मान तो 0 होता है। आप इसका न्यूनतम मान 0 जमा के देख लो, आरएलसी अपने आप आपको आर नजर आएगा। और मैं लिख भी दूं यहां पर कि जेड आरएलसी कितना आएगा, कैपिटल आर। और याद रखना ये न्यूनतम मान है। 2-3 विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। पहली, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं। दूसरी, कुल प्रतिघात 0 होती है। तीसरी, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और एक चौथी और समझ लें धारा के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि भाई रुकावटें जितनी ज़्यादा होंगी धारा उतनी कम रहेगी, पर यहाँ अनुनाद की स्थिति में तो रुकावट न्यूनतम है, प्रतिबाधा तो न्यूनतम है, तो धारा कैसी आएगी, अधिकतम। तो चौथा पॉइंट बन गया, अनुनाद की अवस्था में आरएलसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी, अधिकतम होती है। याद रखना ये पॉइंट बहुत काम में आएगा भाई आगे, कि आरएलसी परिपथ में करंट का मान मैक्सिमम कब आएगा, अनुनादी आवृत्ति पर, या जब आरएलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा तब धारा का मान मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? ये 4-5 पॉइंट लिखो, चलो जल्दी से। तो यहां पर अपने सर्किट भाई पूरे हो जाते हैं अब, ठीक है ना। जितने भी सर्किट संभव हैं, जितनी भी उनमें कंडीशंस पॉसिबल हैं, हमने हर सर्किट को भाई जानने का प्रयास किया है ना। अब अपन 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं बचे हुए टाइम में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करें भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप एग्जाम्पल्स नंबर देखें। एग्जाम्पल नंबर 10.18 हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.18 की। पढ़िएगा।
निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना करो। आपको वोल्टेज निकालना है। एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, कुंडली बनी हुई है, संधायत्र बना हुआ है और प्रतिरोध बना हुआ है, और इनको एक एसी सोर्स से जोड़ा गया है जिसकी वोल्टेज बी मान रखी है। यहाँ एल सी आर, यहाँ वोल्टेज लिखा हुआ है 40 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है 80 वोल्ट और यहाँ लिखा हुआ है 40 वोल्ट, और सोर्स का वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको फेजर डायग्राम याद हो, तो मैं कुल वोल्टेज को लिखता था, याद करिए, वी आर का स्क्वायर। मैं बना दूं फेजर आरेख हल्का सा आपकी समझ के लिए। ये तो हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, यहां बन जाएगा करंट जिस पर मैं वोल्टेज बी आर बना दूंगा, और इधर होगा बी एल और इस साइड में होगा बी सी। अब कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है? तो देखो बी एल ज़्यादा है कि बी सी ज़्यादा है। कुंडली का वोल्टेज कितना है? 40। संधायत्र का कितना है? 80। तो सी ज़्यादा है, और जब सी ज़्यादा होता है तो रिजल्टेंट इधर आता है बी सी माइनस बी एल। याद आया? ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, और बी आर का और बी सी माइनस बी एल का रिजल्टेंट भी आएगा ना, तो V इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है? 80, और कॉइल का है 40, इसका स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 का स्क्वायर 40 बार, 1 + 1 √2 वोल्ट, ये आपका आंसर है। तो जो सोर्स का कुल वोल्टेज होगा कितना रहा होगा? 40 √2 वोल्ट। आप चाहो तो √2 को 1.414 जमा कर आगे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। नोट करो, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पर अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा फेजर आरेख का तो कंफर्म ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा भाई। ठीक है ना? बनाओ जल्दी से, चलो। एग्जाम्पल नंबर 10.18 था। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर बच्चों 10.19 की, पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 10.19, एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम, रेजिस्टेंस 12 ओम है, प्रेरणिक प्रतिघात 18 ओम और धारतीय प्रतिघात 23 ओम है। परिपथ की कुल प्रतिबाधा ZRLC निकालना है और कलांतर भी निकालना है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन दिया है भाई। आपको R की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है। ZRLC आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप ZRLC का क्या सूत्र जानते हो? भाई देखो, यहां R² तो आएगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। XL और XC में कौन बड़ा है? ध्यान से देखो, XL और XC में कौन बड़ा है? XC। तो सूत्र बन जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर। पता हो तो ठीक, पहले वाला लगा देंगे, उससे भी आंसर तो आ ही जाएगा, पर बिल्कुल सटीक लगाओ आप। तो ZRLC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL 23 माइनस 18 का स्क्वायर। देन ZRLC इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होगा 144, 23 में से 18 गई 5, 5 का स्क्वायर 25, और आप जानते हो 144 और 25 169, 13 आएगा।
ZRS इक्वल टू 13 ओम, 13 ओम आपका आंसर है। और अगर बच्चों में कलांतर की बात करता तो 5 बराबर tan इनवर्स कौन ज्यादा है बच्चों, XL के XC। ध्यान से देख लो, अगर XL ज्यादा होता तो XL माइनस XC बटे R, और XC ज्यादा है तो सूत्र क्या रूप ले लेगा, XC माइनस XL बटे R। इसका मतलब tan इनवर्स डिफरेंस कितने का है, 5 का, 5/12। अच्छा, इस कलांतर में बच्चों कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये भी बोल सकते हैं क्या भाई, ये बात तो हमें समझ में आ गई, कलांतर tan इनवर्स 5/12 है, पर मतलब क्या है, कौन ज्यादा है बच्चों, C। तो इसमें जो लक्षण होंगे वो C जैसे होंगे, और C में आप याद करो वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है, मतलब इतने एंगल से करंट आगे रहेगा वोल्टेज के बजाय, या ऐसे कह दीजिए कि वोल्टेज कहां रहेगा, पीछे। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में हमने सब तो सर्किट देखे एक साथ, फिर हमने अनुनाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, और ये 2 क्वेश्चंस देखे। क्लियर है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन फिर अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब आप नोट कर लीजिए इसको, है ना।